में बात करी तो कैविटी कैसे शुरू होती है? इवन प्रेग्नेंट लेडीज में भी ओरल कैविटी हमें क्लीन करते रहना चाहिए। तो आजकल क्लिनिक पे हमारे इतने केसेस आ रहे हैं फॉर द नर्सिंग बॉटल कैरीज। आपका जो प्रॉब्लम है वो ब्रेसेस के थ्रू ठीक होगा या नहीं होगा। बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स की बात को सुनते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं ओरल कैंसर की। और जैसे कि रूट कैनाल मेथड में आपने बताया कि 3 तरह के कैप्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कंप्लीट ओरल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं ओरल हेल्थ इज ओवरऑल हेल्थ? आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक डेंटिस्ट है। उन्होंने सारा हॉस्पिटल में एज अ डेंटल सर्जन काम किया हुआ है और वो करेंटली सत्यम क्लिनिक सेक्टर 51 नोएडा में एज अ डेंटिस्ट की प्रैक्टिस कर रही हैं। उन्हें 12 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू डॉक्टर सुधा। हेलो डॉक्टर सुधा, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हेलो शिल्पा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर सुधा, आज हम इस चैनल पे ओरल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं आपके साथ में जी। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि किस तरह से हम ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, तो ओरल हाइजीन बेसिकली मेंटेन करने का है कि हमारी ओरल कैविटी क्लीन रहे, है ना, उसमें कोई भी बैक्टीरियाज ना आए। तो उसके लिए बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। तो उसमें ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड टंग क्लीनिंग। ठीक है, ब्रशिंग जो सब करते ही हैं, बट कैसे करते हैं वो किसी को भी एग्जैक्टली बहुत लोगों को नहीं पता है कि हमें ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, क्या सही तरीका है हमारा ब्रशिंग करने का। आई थिंक 80 to 90% पीपल डजंट नो दैट। एंड टंग क्लीनर कुछ लोग करते हैं, कुछ अवॉइड कर देते हैं। एंड फ्लॉसिंग तो मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत ही कम लोग मैंने भी रिसेंटली ही स्टार्ट किया फ्लॉसिंग। अर्लियर मैं नहीं करती थी फ्लॉसिंग। एक्चुअली इट इज टफ आल्सो। अभी थोड़ा सा बिकॉज रिसेंटली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत इजी हो गया है, बट वही अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से लोग थोड़ा अवॉइड कर जाते हैं। तो हमें किस तरह का ब्रश यूज करना चाहिए? शिल्पा, जहाँ तक ब्रश की बात करें तो ब्रश तो ऐसा है कि सबके लिए अलग है। जैसे सबकी ओरल कैविटीज अलग हैं, वैसे ही ब्रश सबके लिए अलग है। जैसे कि मेरे दांतों में मान लीजिए गंदगी ज्यादा जम रही है, तो मेरे लिए हार्ड ब्रिसल टूथपेस्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा। कर तो मैं कोई भी सकती हूँ, बट इफेक्टिव होने की बात है तो वो हार्ड ब्रिसल टूथपेस्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। आपकी मुंह में गंदगी कम हो रही है, कम खाना चिपक रहा है, तो आपके लिए नॉर्मल या जो मीडियम या सॉफ्ट ब्रश भी काम कर जाएगा। तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाओ, वो खुद बता देंगे आपको कि आपको किस टाइप का टूथब्रश सूट करेगा। यस। और जैसे कि टूथपेस्ट की बात आती है तो किस तरह का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए हमें और कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए? क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि जितना झाग बनाएगा उतना अच्छे से। ट्रू। इसमें ना टूथपेस्ट कितना क्वांटिटी से ज्यादा लोग जो है वो कितना देर ब्रश करते हैं उस पे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि लोग क्या ना सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा देर तक ब्रश करेंगे तो वो बहुत अच्छा क्लीन होगा, बट उससे क्या होता है कि दांतों का जो इनामल होता है वो बहुत एकदम घिस जाता है। जहाँ तक टूथपेस्ट की बात है, टूथपेस्ट सारे ही जो अभी मार्केट में आ रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल आर सेम। कोई भी आप यूज कर सकते हैं जिसमें कम अब्रेसिव्स हो। आप सारे टूथपेस्ट आर ऑल एन इक्वल ओके। एंड क्वांटिटी की बात है, हम किड्स को थोड़ा सा क्वांटिटी कम देते हैं, 1 पर्ल के बराबर कहते हैं। एंड एडल्ट्स में यू कैन यूज हाफ अ ब्रश टूथपेस्ट इज ओके। तो किड्स के लिए भी जो टूथपेस्ट होता है तो क्या उसमें फ्लोराइड कंटेंट होना जरूरी है या वो विदाउट फ्लोराइड कंटेंट भी यूज कर सकते हैं? किड्स टूथपेस्ट जो होता है उसमें अपने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लोराइड दे यूज, तभी उसमें वो किड्स का टूथपेस्ट होता है। हेल्प करता है। हेल्प करता है।
होता है। और जैसे आपने टंग क्लीन की बात करी, तो टंग क्लीनर कितना इम्पोर्टेंट है करना? टंग क्लीनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग मोस्टली अवॉइड कर देते हैं। उसमें क्या होता है ना कि हमारे टंग में टेस्ट बड्स होते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर कोनिकल इन शेप। सो सबसे पहली चीज तो हमारा टंग क्लीनर करने से टेस्ट भी इम्प्रूव होता है, टेस्ट आपका इम्प्रूव रहता है, ओरल हेल्थ इम्प्रूव रहती है। तो उसके लिए टंग क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम छोटे बच्चों की भी टंग क्लीनिंग करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं उनका हम बहुत से लोग होते हैं जो गीला कपड़ा लेकर के या सरसों का तेल लगा करके या वट एवर दे आर प्रेफरिंग वो क्लीन करते हैं। बट लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं, तो हम क्लीनिंग करना भूल जाते हैं। बट सोचिए कि जब उन्हें इतनी जरूरत है तो हमें भी कितनी सेम अमाउंट ऑफ की जरूरत है टंग क्लीनिंग करने की। डॉक्टर सुधा, जैसे आपने कहा कि 80% to 90% लोगों को ढंग से ब्रश टेक्निक नहीं पता है कि कैसे करना है ब्रश, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को एक करके डेमो दिखा सकते हैं कि कैसे करना है ब्रश? Sure. If you have any model, I can show. This one. We have this one. Yeah. Okay. We have a brush. Yeah, sure. So, I think here हम सबसे पहले तो नॉर्मल जो टेक्निक फॉलो करते हैं थोड़ा सा टफ है, बट अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो हमारी हैबिट में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, टूथब्रश को अगर हम सामने से करने की कोशिश, इधर से सामने से करते हैं और हमें टूथब्रश के को एटलीस्ट 45 डिग्रीज एंगल पे प्लेस करना है, मसूड़ों के सिर्फ 45 डिग्रीज एंगल पे, सो दैट जो मसूड़े दांतों की तो हम क्लीनिंग मान लीजिए राउंड एंड राउंड वर्टिकल, फ्रंट में वर्टिकल स्ट्रोक्स, ये एवरीबॉडी डज दैट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, वर्टिकल स्ट्रोक्स, एवरीबॉडी डज दिस ओनली। एंड जब बेसिकली करना क्या है, हमें थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल पे ब्रश को घुमा करके एंड देन वी शुड यूज, ताकि जो मसूड़े हैं मसूड़ों के अंदर की भी गंदगी वो प्रॉपर साफ हो जाए और उससे हमें जो पायरिया जिसे कहते हैं वो होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से, और जो मोस्टली लोग क्या करते हैं, पता चला इधर का राइट हैंडेड है तो इधर साफ कर लिया, बट दे डोंट डू द ब्रशिंग इन द राइट साइड। तो ईच एंड एवरी सर्फेस ऑफ द टूथ शुड बी कवर्ड इन द ब्रशिंग, है ना। तो जैसे अंदर कई बार हम डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके फ्रंट के टीथ एकदम क्लीन है, बट बैक टीथ में काफी प्लाक जमा हुआ है, तो बैक टीथ को क्लीन करने के लिए क्या टेक्निक होती है? बैक टीथ में क्यों ज्यादा जमा होता है, क्योंकि हम जितनी भी ईटिंग च्यूइंग सब करते हैं वो बैक टीथ से करते हैं। एंड हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए इतने ज्यादा कॉन्शियस है कि हम फ्रंट टीथ तो कर लेते हैं, पर बैक टीथ जो कि हमारा फंक्शनल इज मोर, शुड बी मोर इम्पोर्टेंट, तो फंक्शनल को हम अवॉइड कर देते हैं। तो अगर हम फंक्शनल इस पे हम ओपन करके करते हैं पीछे, तो ऑक्लूजल सरफेस, ऑक्लूजल मींस जहां से हम, जिस सरफेस से हम चबाते हैं, जहां खाना चबाया जाता है, वहां पे तो हम राउंड एंड राउंड और एनीथिंग वी कैन डू, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आई टोल्ड यू। बट अगर हमारा सेम प्रोसेस गोज, मेक अ 45 डिग्री एंगल्स, इट लुक टफ इनिशियली, थोड़ा शुरुआत में, बट धीरे धीरे हमें भी जब पता चला था तो हम भी 45 डिग्रीज बनाने लगते थे कि अगर मतलब बुक में लिखा है या हमें पता चला है कि 45 डिग्रीज बनाना, हम भी, इट शुड नॉट कम एग्जैक्टली 45, बट थोड़ा सा इंक्लाइन करके आप उसको ब्रश को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स दे करके आप क्लीन कर सकते हैं। एंड अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे डॉक्टर सुधा, हम लोग ब्रशिंग कर रहे हैं, फिर हम टंग क्लीन भी कर रहे हैं, तो फिर फ्लॉसिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? नाइस क्वेश्चन। फ्लॉसिंग क्यों, व्हाई फ्लॉसिंग इज इम्पोर्टेंट? तो फ्लॉसिंग इम्पोर्टेंट इसलिए कि हमने ब्रश कर लिया, है ना, हमने टंग साफ कर ली, बट दो दांतों के बीच की जो सरफेस है वो हमारी अभी साफ नहीं हुई है। तो उसमें जो खाना हम खाना हम खा रहे हैं वो हमारे दो दांतों के बीच में फंस के वहीं स्टक रह जाता है। तो उसको साफ करने के लिए रोल आता है हमारा फ्लॉसिंग का। तो वो फ्लॉसिंग वहां पे बहुत है, और ज्यादातर मतलब 50 to 60% कैरीज कम फ्रॉम दिस डेब्रिस ओनली। तो आप, मेरे पास एक फ्लॉस है, आप हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं कि कितना फ्लॉस चाहिए होता है
करने के लिए? फ्लॉस एक्चुअली आजकल तो फ्लॉस हमारे पास हैंडल वाले फ्लॉसेस भी आ फ्लॉसेस गए भी हैं। आते हैं हाँ जी, जो हाँ जी। बच्चों के तो लिए भी आते हैं, वो शायद छोटे बिल्कुल से जो। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ फ्लॉसेस आते हैं, दे आर मोर एडिक्वेट हाँ टू, हाँ, बट हाँ इसमें क्योंकि बिकॉज दिस फ्लॉस नीड्स टेक्निक, तो हम टेक्निक टेक्निक यूज करने के लिए ये हमारा हमारा ये यहीं से ही हाँ, कट जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर हम्म आप इनिशियली फ्लॉस करना स्टार्ट किया है हम्म, तो यू नीड अ लॉन्ग long, फ्लॉस। व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट यू डोंट नीड दिस मच, this है ना। much, okay. सो roll this from end from this finger and other from this Other fingers, finger. okay, and thus put it like this, and And we have I to think this cover is, each and every teeth. yes, totally. Each and I think this is a model, that's why it's not It's going going inside between the tooth, but once we'll do in our teeth it will, go yes inside. yes, तो वो अंदर जा करके properly and then उसको front and back like okay. this. I'll show you. Thank you so much. Front and back, दिखाने front के लिए। and back, and when you're placing it back side, like पीछे वाले दांतों में, तो हम इसको left and right Left and आपके लिए yes, okay. so this will be best Flossing technique for the flossing. flossing. Yes. अब जैसे हमने ओरल हाइजीन के बारे में बात करी, तो कैविटी कैसे शुरू होती है और हमें क्या फिलिंग करवानी चाहिए कैविटी में या रूट कैनाल कराना चाहिए, कैसे पता लगता है? तो कैविटी बेसिकली शुरू होती है जब, एक तो अभी हमने देखा कि जो डेब्रिस फॉर्म हो जाता है दांतों के बीच में, कुछ खाना अटक गया जो वही रह जाता है, और फ्लॉसिंग तो हम ऐसे करते नहीं है, तो हम वो अटक गया और फिर उसके बाद हम वो वहीं पे रह करके जो टूथ है जिसका इनामल को डिमिनरलाइज करना शुरू कर देता है। और दूसरा है कि हमारा जो माउथ कैविटी में अगर एसिडिक पीएच बढ़ जाता है उसकी वजह से हमारे दांतों का डिमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वहां से कैविटी बननी शुरू हो जाती है ना। तो बस इसकी वजह से, और जहां तक हमारी फिलिंग और आरसीटी, तो अगर हम इनिशियली हमें, क्योंकि हमें पता चलने लगता है, हम अगर देखते हैं मिरर में तो वहां हमें दिख जाता है कि ब्लैक स्पॉट हो गया है, बट हम उसे अवॉइड करते हैं बिकॉज वो हमें प्रॉब्लम दे नहीं रहा है, प्लेन नहीं कर रहा है। मे बी इट कैन गिव यू सेंसिटिविटी, कभी कभी सेंसिटिविटी देता है, हमने ठंडा पानी पी लिया, कुछ मीठा खा लिया, कुछ हमने खट्टा खा लिया, तो वो सेंसिटिविटी देता है, बट हम उसे अवॉइड कर देते हैं। और फिर हम जब वेट करते हैं कि जब तक हमारे दांतों में दर्द नहीं शुरू हो जाए तब तक हम डेंटिस्ट नहीं जाते हैं, है ना। तो इसीलिए, और फिर जब हम इनिशियली जब हमने देख लिया कि हमारे दांतों में ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमें तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना है। आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, तुरंत उसको फिल कराइए, ताकि आप बाद में वो पेन की सिचुएशन तक ना पहुंचे और आप आरसीटी से बच सके और आपका दांत भी सेव हो जाएगा, बिल्कुल। एंड इट इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, पेन आपको नहीं होगा, पेन से आप बच जाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, है ना, एंड टाइम भी बचेगा आपका, क्योंकि आरसीटी 2-3 दे रिक्वायर 2-3 सिटिंग्स, सो उससे भी आप बच जाएंगे। तो जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो उसमें जैसे हम आरसीटी में सुनते हैं कि कुछ कैप्स आती हैं जो लगाई जाती हैं, तो कौन सी कैप्स आती हैं जो हमें लगानी चाहिए, और फ्रंट टीथ के लिए और बैक टीथ के लिए कौन कौन सी कैप्स, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे तो शायद उन्हें एक हेल्प मिलेगी। यस यस। सो कैप्स बेसिकली हम यूज 2-3 कंडीशन पे करते हैं। पहला तो क्योंकि हम आरसीटी कराते हैं, हमारा टूथ वो थोड़ा सा उसमें हम जो मेन पल्प रहता है उसको रिमूव करके हम नॉर्मल उसकी फिलिंग करते हैं। उसके बाद हम उसमें कैप लगाते हैं। दूसरी चीज, जब हमें किसी के दांत को रिप्लेस करना होता है, कोई दांत रिप्लेस नहीं, बस हाँ अगर वो दांत नहीं है, मिसिंग टूथ को अगर हमें लगाना है तो उस केस में हम अगल बगल के दोनों दांतों का सपोर्ट लेकर के उस जगह को फिल करते हैं एक नए क्राउन से, तो उसमें हमारी कैप्स लगती हैं। तो उस केसेस में 3 तरीके की कैप्स आती हैं। 3 तरह की कैप्स जो आती हैं वो
एक तो मेटल आती है जो नॉर्मल मेटल रहता जो है, सिल्वर कलर की दिखती सिल्वर है, कलर की हाँ, दिखती है, यस हाँ, यस okay, यस, वो मेटल अब metal, थोड़ा कम यूज में है बिकॉज एवरीबडी इज हाँ, वेरी मच कंसर्न फॉर द concern, एस्थेटिक्स। हाँ, तो अभी सिल्वर वाली कैप्स तो थोड़ी कम है, बट है कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए लोग यूज कर रहे हैं। जहाँ पे हमें पीछे के दांतों में लगानी है तो लोग उसको भी प्रेफर कर रहे prefer हैं। कर रहे दूसरी आती है, उसी मेटल कैप के ऊपर हमारा पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल कैप होता है जिसको हम पीएफएम भी बोलते हैं। और थर्ड आता है जिरकोनिया क्राउन्स। जिरकोनिया क्राउन्स अभी सबसे बेस्ट है। तो वो और टीथ के मैचिंग का ही ऑलमोस्ट, टीथ के मैचिंग आपका पीएफएम भी होंगे। जब पीएफएम लगता है उसके ऊपर भी जब Okay. हम पोर्सलिन फ्यूज करते हैं तो उसमें हम टीथ का शेड लेते हैं। Okay. जो भी आपके दांत का शेड होगा वो मैच किया जाएगा और उससे आपका जो भी शेड नंबर होगा उसी के हिसाब से आपका दांत बनेगा। लेकिन ये जो आपके जिरकोनिया, सेम जिरकोनिया में भी आपका शेड लेंगे, बस उसमें मेटल नहीं होता है। तो डिफरेंस क्या है कि जो पीएफएम होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं और जिरकोनिया जो होते हैं दे आर वेरी लाइट, है ना। और मेटल कैप्स में क्या होता है कि मेटल कैप्स में थोड़ा हम जब कुछ खाते हैं, गरम ठंडा कुछ भी लग रहा है, तो बिकॉज वो मेटल है तो उसमें हमें ठंडा गरम का थोड़ा सा इफेक्ट आता है। पीएफएम और जिरकोनिया में ये प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फ्रंट टीथ के लिए तो फिर लोग जो मैचिंग वाला कैप होता होगा मोस्टली वो ही यूज हाँ करते हाँ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बैक में फिर भी आप मेटल वाला यूज कर सकते एक्चुअली हैं। आजकल जनरली लोग सब कुछ ही प्रेफर कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सारे सारी चीजें ठीक है। और फ्रंट टूथ में बेसिकली हम एडवाइस जिरकोनिया ही करते हैं बिकॉज उसमें क्या होता है कि पीएफएम में थोड़ा जिरकोनिया में थोड़ी ट्रांसल्यूसेंसी आ जाती है जिससे वो नेचुरल टूथ का से ज्यादा रिलेटेड होता है ट्रांसलूसेंसी की वजह से अपनी जिरकोनिया कैप्स। बाकी बैक साइड में तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ सबकी ऑलमोस्ट इक्वल ही है। हाँ कोई। और जैसे कि रूट कैनाल मेथड में आपने बताया कि 3 तरह के कैप्स होते हैं फ्रंट टीथ के, बैक टीथ के लिए, तो क्या आप हमें कोई एक डेमो दिखा सकती हैं जिसमें आप अलग अलग कैप्स जो कैप्स की बात करी हमने अभी, जो हमारे पास कैप्स अभी जो हैं वो मेरे पास अभी मैंने 3 तरीके की कैप्स बताई हैं, बट मेरे पास अभी 2 ही कैप्स अवेलेबल है। मेटल जो आपने बता ही दिया कि जो सिल्वर कलर की दिखती है, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट और सबने देखा भी हुआ होगा। ये हमारा एक पीएफएम है जो पीछे से मेटल जिसमें लगा होता है और ऊपर से हमारी पोर्सलिन फ्यूज्ड होती है। ये इसका शेड हम अपने जो नेचुरल दांत है उस शेड से मिलाते हैं। एंड दिस वन इज जिरकोनिया जो आजकल काफी अच्छा चल रहा है। यस, ये आप फ्रंट टीथ में, ये फ्रंट टीथ में दिस इज हाँ ज्यादातर बिल्कुल नेचुरल टीथ। एंड इसका जो लुक है ना वो एकदम नेचुरल टूथ। लाइट्स पड़ेंगे जैसे ये लाइट्स में ओपेक हो जाएगा। ये जो मेटल फ्यूज्ड है ये अगर बहुत लाइट्स पड़ेंगे जैसे हम अभी हैं लाइट्स में, तो लाइट्स पड़ेंगे तो ये ओपेक हो जाएगा, लेकिन ये आपका एकदम नेचुरल लुक देगा। एंड you can see it is little heavy because इसमें है ना, इसमें मेटल है और इसमें मेटल नहीं है। दिस इज लाइटर राइट है ना। तो हमारे मुंह में अगर लाइटर चीज है तो इससे बेस्ट क्या है? इट इज बेस्ट। यस यस डेफिनेटली इट इज। और जो सिल्वर वाला होता है वो क्या हैवी होता है? जैसे आपने बताया सेम इसका वेट, हाँ क्योंकि ये मेटल है ना, तो इसी का वेट सेम ये वेट होता है। यस, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ टीथ ही हो किसी यस ये प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी लगा सकते हैं। और मैं जानना चाहती थी जैसे विजडम टूथ जो होते हैं लास्ट के हमारे 4 जिसको हम अक्लदाड़ भी कहते हैं, तो बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा है ऐसा या मैंने सुना है ऐसा कि वो कोई यूज़ के नहीं होते, तो आप उनको जितनी जल्दी यंग एज में निकाल देते हैं तो उतना अच्छा रहता है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये एक्चुअली मे बी, बट ये उतना सही तो नहीं है। पार्शियली इट्स ओके, पार्शियली इट्स, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर ये मेरी अक्लदाड़ निकली अब मैं इसको निकलवाऊं या रखूं। ये जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो
he or she will be the better judge कि हमें इसको निकालना चाहिए। अगर वो अपनी जगह पे नॉर्मली आ रहा है, जैसे मेरे सारे विजडम टूथ नॉर्मल अपनी जगह पे जैसे आने चाहिए वैसे आए हुए हैं, तो मैं नहीं निकालना प्रेफर करूंगी। अगर वो मान लीजिए किसी और तरीके से हॉरिजॉन्टली आ रहे या हैं, वो कहीं है ना, किसी एंगुलेशंस पे आ रहे हैं जो कि आपके टीथ को खराब कर रहा है, बिल्कुल आगे वाले टूथ को परेशान कर रहा है, या कभी कभी आपके म्यूकोसा को हर्ट कर रहा है, कभी कभी आपके ऑक्लूजन को डिस्टर्ब, अनटिल अनलेस वो आपके नॉर्मल डेंटिशन को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से निकालने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ना तो वो खाने के चबाने के काम आता है, ना दिखाने के काम आता है। तो हाँ, तो इट्स गुड कि हम उसको रिमूव, बट ऑब्वियसली आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो आप तब आप चाहिए, आप खुद से नहीं डिसाइड कर सकते। और जैसे कई बार हम ब्रश करते हैं या कभी ठंडा गर्म कुछ खाया तो हमें सेंसिटिविटी महसूस होती है टीथ में, तो आप सेंसिटिविटी के बारे में बता सकती हैं कुछ? सेंसिटिविटी वो मैंने जब कैरीज बताई, मैंने बताया कि लोगों को इनिशियल कैरीज होती हैं, या कभी कभी जो हम बहुत ज्यादा ब्रश कर लेते हैं, बहुत तेज से ब्रश कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इनामल लेयर घिस जाता है। तो हमारा जो दूसरा लेयर है, पहला इनामल लेयर, दूसरा डेंटिन एंड तीसरा पल्प। तो इनामल तो बेसिकली क्या है कि वो आपको कोई भी सेंसेशन को आर पार नहीं होने देगा। जब वो घिस गया, वो चला गया, तो वो हमारा डेंटिन पे आ जाएगा, और डेंटिन हमारे सारे जो हॉट और कोल्ड सेंसेशंस हैं वो सारे उससे पता चलते हैं। तो दो केसेस में हमें सेंसिटिविटी हो जाती है, या तो हमारी कैरीज हो रखी हुई है, या हमारी इनामल लेयर किसी भी कारणवश घिस चुकी है। तो उस केस में हम यही कर सकते हैं कि ठीक है, फॉर द टाइम भी आप टेम्परेरी रिलीफ के लिए सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं, बट परमानेंट सॉल्यूशन जो आपका रूट कॉज है, किस वजह से सेंसिटिविटी हो रही है, वो रूट कॉज को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो वो रूट कॉज खत्म करने के लिए आपको वही है कि जल्दी डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको बताना है कि वो मिथ है या फैक्ट है और क्यों है ऐसा। जी श्योर। ब्रशिंग हार्डर विल क्लीन बेटर। नॉट एट ऑल। ये तो मेरा मतलब, मेरे क्लिनिक पे इतने पेशेंट्स आते हैं इस चीज पे कि उनकी आगे के सामने के दांत एकदम इनामल घिस चुका होता है, और उनसे हम बोलते हैं कि आपके दांत गंदे हैं, तो वो हमें बोलते हैं अरे मैम हम 15 मिनट ब्रश कर रहे हैं, हम बहुत घिस के ब्रश कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि हमारे दांत। बट क्या है, उन्होंने इतना घिस दिया और सामने घिस लिया है, अंदर पूरा ब्रश को घुमा करके टर्न करके साफ भी नहीं किया है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि सामने के तो इनामल घिस गई, लेकिन जो अंदर की सरफेस ऑफ द टूथ है वो वहां पे पूरा कैलकुलस जमा हुआ है, वहां पे पूरी गंदगी जमा होकर रखी हुई है। तो ब्रशिंग आपको 1 से 2 मिनट से ज्यादा करनी ही नहीं है। अगर आप सही टेक्निक यूज करके प्रॉपरली ब्रश कर रहे हैं तो 1 से 2 मिनट इज मोर देन एनफ। और आपने जैसे बताया कि हर टीथ का सरफेस कवर होना चाहिए, बिल्कुल। और आप पता है क्या, मैं एक ये भी बताती हूँ जो मैंने भी इनिशियली स्टार्टिंग में फॉलो करी थी। आई क्लोज माई आईज व्हेन आई ब्रश माई टीथ, आई क्लोज माई आईज एंड आई विजुअलाइज माई डेंटिशन। मैं अपना प्रॉपर क्लोज करके ना मैं पूरा इमेजिन करके उसको सारे दांत को एक सरफेस को क्लीन करती हूँ। तो आपको इनिशियली जब आपको शुरू करेंगे ना कि हाँ नहीं मुझे अपनी ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करनी है, तो आप अगर ये टेक्निक करेंगे ना, इट विल डेफिनेटली हेल्प कि आपको सारे दांतों का सरफेस कवर, अगर आपने सारे दांतों का सरफेस कवर कर लिया ना, आई थिंक 60 to 70% जॉब इज डन। Yes. और फिर उसके बाद आपने जैसे कहा टंग क्लीनिंग, फ्लॉसिंग, the rest of the job. Yes, totally. और मेरे पास एक ये भी है कि चारकोल टूथपेस्ट इज गुड फॉर वाइटनिंग टीथ। आई डोंट थिंक सो। इसमें मतलब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, सो आई कैंट कमेंट ऑन दैट। बट जिसको अगर किसी को इफेक्ट आ रहा है तो दे कैन यूज, नहीं आ रहा है तो दे कैन इजीली अवॉइड इट। एंड लाइक च्यूइंग गम हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टूथ डिके।
च्युइंगम्स एक्चुअली ना, च्युइंगम्स को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो पहला, यस डेफिनेटली च्युइंगम्स हेल्प्स इन द क्लीनिंग ऑफ माउथ बेसिकली, क्योंकि च्युइंगम्स सलाइवेशन इंक्रीज करता है। मतलब जो हमारी लार है, वो जो लार रहती है वो मुंह में ज्यादा निकलती है, तो वो उसको इंक्रीज करता है। लेकिन इंक्रीज करने से सलाइवा का क्या है कि वो अपना सेल्फ मैकेनिज्म है टू क्लीन द ओरल कैविटी। वो खुद इटसेल्फ इट्स अ क्लीनिंग मैकेनिज्म। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो वो हेल्प करता है। बट च्युइंगम्स में शुगर होता है, किड्स खाते हैं, हम बड़े भी, हम भी खाते हैं, तो उसमें शुगर है। तो शुगर क्या है, वो अपनी ओरल कैविटी का पीएच इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी है। सो अभी न्यू मार्केट में थोड़े से ना च्युइंगम्स आए हैं जो कि शुगर फ्री च्युइंगम्स है, तो दे कैन यूज दैट कि हाँ। और जैसे कि एक मेरे पास है, व्हेन यू डोंट फ्लॉस यू मिस क्लीनिंग रफली 35% ऑफ योर टूथ सरफेस। हाँ यस डेफिनेटली, मैंने अभी बताया कि हम ब्रश से मतलब सामने और पीछे के अंदर के दांतों को क्लीन कर सकते हैं, बट बीच का जो सरफेस है, दो दांतों के बीच का सरफेस सॉरी, तो दो दांतों के बीच का सरफेस है, वो हमारा फ्लॉसिंग से ही क्लीन हो सकता है। हाँ, फ्लॉसिंग और माउथ वॉशेस दे कैन क्लीन। और गम डिसीज इज द ओनली कंसर्न फॉर योर माउथ। अगर कोई गम डिसीज होती है हमें, तो क्या वही कंसर्न है माउथ का? नहीं, गम डिजीजेस, आई थिंक गम डिजीजेस जिसे हम पायरिया भी बोलते हैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में, तो वो सिर्फ गम्स के लिए नहीं है, वो बहुत सारी डिजीजेस को हमें ले जाती है, की तरफ ले जाती है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि ओरल कैविटी इज द मिरर ऑफ योर बॉडी। मतलब आप ओरल कैविटी से, आपको बॉडी में कहीं भी कोई भी डिजीज है, वो आपकी ओरल कैविटी में दिख जाती है। तो हमें ओरल कैविटी, अगर हमारी पुअर ओरल हाइजीन है, तो हमें बहुत सारी चीजें, हमें डायबिटीज जल्दी होगी। हम इवन प्रेग्नेंट लेडीज में भी ओरल कैविटी हमें क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली बेबीज पे भी इफेक्ट करता है। एंड अगर हमारी ओरल हाइजीन पुअर है, दैट कैन लीड, और हमारे यहाँ जैसे कि पता ही है कि गुटखा एंड ऑल खाने में हमारा देश अभी बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में लोग गुटखा तो खाते हैं, बट ओरल हाइजीन पे कोई ध्यान नहीं है उनका, तो उस केस में दे लीड टू द ओरल कैंसर ऑल्सो। और हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं ओरल कैंसर की, हमारा इसमें ओरल कैंसर की तरफ हम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सो इसलिए देयर आर सेवरल डिजीजेस जिसपे हम हमारा जो ओरल कैविटी है वो की हाइजीन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है उस पे। तो जैसे किसी क्या मैंने देखा है कि कुछ बहुत ज्यादा येलो स्टेन्स और वो सब है, तो वो क्या गुटखा और पान मसाला वो सब खाने से होता है? नहीं, येलो नहीं, स्टेन्स आर डिफरेंट। मतलब गुटखा के स्टेन्स डिफरेंट हैं, कॉफी चाय के स्टेन्स डिफरेंट हैं, सबके स्टेन्स डिफरेंट है ना। तो हाँ, तो वो हम जब क्लीनिंग कराने के लिए लोग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो हम सबकी क्लीनिंग प्रॉपरली जिस तरीके से करते हैं, फिर हम उनको बोलते भी हैं कि आप अब ये मत कीजिएगा। कभी कभी जैसे कोई कभी कभी ना ऐसा पानी होता है जिस पानी की वजह से उसमें स्टेन्स आ रहे हैं, या कभी कभी हमारा कोई इलाज चल रहा है जिसकी हमने दवाइयाँ बहुत टाइम से खा रही होती है, जैसे कोई अगर आयरन की टैबलेट्स बहुत टाइम से खा रहा है, तो उसके स्टेन्स हमारे दांतों पे आ जाते हैं। तो वो हम जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो हमें बताएंगे कि हमारे स्टेन्स किस लिए हैं और ये हमें किस वजह से, फिर हम इसमें ऐसा क्या करें जिससे हमारे ये स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे। सही बात है। और जैसे कि कोई बादी चीज होती है, उड़द दाल या कुछ, वो खाने से टूथ डिके होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा मेरे को क्लिनिक में पेशेंट्स बोलते जरूर है, बट ऐसा मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, सब मिथ ऑब्वियसली। लोग बोलते हैं कि मेरे दांत में दर्द हो रहा था तो मैंने बादी की चीज थी मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरे दांत में दर्द था, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। टूथ डिके इज द मोस्ट कॉमन इन चाइल्डहुड। हाँ, कह सकते हैं मोस्ट कॉमन तो नहीं, बट हाँ, क्योंकि अब तो पेरेंट्स आर वेरी अवेयर और वो अपने बच्चों को प्रॉपरली ध्यान देते हैं। बट हाँ, बिकॉज
children are more towards eating chocolates and soft drinks and everything. आजकल जो fast foods, they are all are sticky in nature. तो वो सारे जो food types of food they are consuming, उसके थ्रू आजकल ये हो रहा है कि बच्चों को थोड़े से हमारे नॉर्मल रूटीन से ज्यादा कैविटीज बढ़ गई हैं. हाँ, बट ऐसा नहीं है. तो आप कोई ऐसा केस या कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपके क्लिनिक पे कोई पेशेंट आया और उसके दांतों को देख के आपको बहुत हैरानी हुई हो? कोई भी एक नहीं, ऐसा दांतों को देख के तो नहीं. हाँ, बट हाँ, किड्स के लिए मैं एक केस बता सकती हूँ कि एक 10 इयर्स का किड था, उसके आगे के दांत काफी बाहर थे. तो 10 इयर्स का किड, आगे के दांत बाहर, और उसको नीचे वाले होंठ पे उसका इम्प्रेशन, दांत के इम्प्रेशन मार्क आ रहे थे जो बहुत पेनफुल थे. द किड वाज इन, उसको बहुत पेन था. और उसकी मदर आई और उसने बोला कि मैम आप इसको ना, आगे के दांत को इसको घिस दीजिए. एंड वो बहुत ज्यादा उसमें मतलब इसमें थी कि मुझे तो घिसवाने ही है दांत, क्योंकि वो उसके नीचे लग रहे हैं. तो आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आप अपना फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए. जा करके आप दिखाइए. लेट हर और हिम डू द एग्जामिनेशन. तब वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है. तब मैंने उसको देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठो, आराम से बैठो, लेट मी चेक. फिर मैंने उसको देखा. उसको देखने के बाद जब मैंने उसको प्रॉपर एग्जामिन किया तो पता चला ना कि बच्चे साइकोलॉजिकली अपनी आजकल अपीयरेंस को लेके इतने ज्यादा वो है कि वो अपने दांत को छुपाता था. बच्चा अपने जो बड़े दांत है ताकि वो दिखे नहीं, क्योंकि सब उसको बड़े दांत आगे दांत के लिए बोल रहे हैं. वो छुपाने के चक्कर में ही डज हिज लिप्स लाइक दिस, ताकि वो छुप जाए. है ना. और उस केस में क्या हो रहा था कि नीचे के जो दांत थे वो ऊपर, वो नीचे के ही दांत नीचे वाले लिप्स में उसके मार्क दे रहे थे. ओके. एंड वो पेन में था, डेफिनेटली पेन में था. तो क्या होता है ना, हमें अपने बच्चों को खुद से ही थोड़ा सा ध्यान दे करके उसे हमें समझाना चाहिए कि नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है. तब मैंने उसको प्रॉपरली बोला कि अभी हम घिस नहीं सकते दांतों को, क्योंकि 10 साल है. बोले कि आप घिस दीजिए या आप तार लगा दीजिए. पर तार लगाने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है. हम हर समय तार कभी भी नहीं बांध सकते. उसका भी एक एज है, उसका भी एक तरीका है, उसके भी अपने रूल्स हैं. तो वो उसमें उसको था कि हमें अभी और 2-3 साल 4 साल वेट करना पड़ेगा उसके लिए कि प्रॉपर हमारा जो जॉ है वो प्रॉपर डेवलप हो जाए, हमारा जो दांत है वो जितने निकलने हैं, जैसे भी निकलने हैं, वो प्रॉपर निकल जाए. फिर हम देखते हैं कि उसको हम तब तक के लिए, हाँ ठीक है, तब तक हम उसको देखते रहेंगे. अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था कि हमें प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मिल जाए. बट हाँ, ये जो इसका केस था वो थोड़ा सा मुझे भी लगा कि नहीं, बस जाते हैं और घिसवा देना है, घिस देना है. नहीं, घिसना इज नॉट द सॉल्यूशन, है ना. तो फिर ये था कि फिर उसकी मदर ने बोला कि नहीं, आप सही कह रहे हैं. मैं इसको मैंने बोला आप इसको प्यार से समझाइए कि अपने को ऐसे नहीं करना. इट्स ओके, दांत जैसे भी हैं वो हमारे हैं और वो ठीक है ना. तो वी शुड प्रमोट दिस. अब जैसे आपने बच्चों की बात की, तो कई बार होता है जैसे बच्चों के मिल्क टीथ होते हैं या दूध के दांत होते हैं और उसमें कैविटी लग जाती है. तो क्या उसको हमें ट्रीट कराना चाहिए या फिर उसे हमें अनट्रीटेड छोड़ देना चाहिए? क्योंकि दूध के दांत ऐसे कहते हैं कि गिर जाते हैं तो फिर परमानेंट टीथ आते हैं. तो क्या करना चाहिए? नहीं, दूध के दांत में क्या प्रॉब्लम है, सबसे दूध के दांत अगर हमें ट्रीट नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम रिमेन सेम, है ना. पेन होगा या नहीं भी पेन होगा तो सेंसिटिविटी होगी बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो स्टिकी फूड खाते हैं. आप कितना भी उनको बोलेंगे, आप कितना भी रोकेंगे, वो स्टिकी फूड खाते ही खाते हैं. तो वो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि अगर बाई चांस मान लीजिए ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, टीथ में कैरीज हो जाती हैं, तो हम उसको ट्रीट कराना बहुत जरूरी. क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो धीरे धीरे करके हम उसको बोलेंगे कि निकाल दीजिए. पेन होगा तो ऑब्वियसली बोलेंगे निकाल दीजिए. क्योंकि अगर हम जो बच्चों के जो दांत होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं. स्पेस मेंटेनर मतलब
कि जो हमारे नीचे पक्के दांत आ रहे हैं ना, उसके लिए वो जगह बना के रखे हुए हैं, जब तक वो नीचे से ऊपर नहीं आ रहे हैं तब तक उन्होंने उसके लिए जगह रखी हुई है। बट अगर वो निकल गए तो हमारे दांतों की क्या नॉर्मल टेंडेंसी है कि वो आगे की तरफ बढ़ते हैं या जहाँ पे खाली जगह उन्हें मिल रही है वो मूव करते हैं, है ना। तो वो तब तक उसके लिए स्पेस प्रॉपरली बना के रखेंगे ताकि वो जैसे ही गिरा और नीचे से जो हमारा परमानेंट टूथ है वो प्रॉपरली उसी जगह पे आ जाए। तो हमें वो स्पेस मेंटेनर्स का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमें परमानेंट जो हमारे दांत आएंगे वो अच्छे आने चाहिए। हाँ जी। और जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो कि मिल्क बॉटल्स पे रहते हैं, और कई बार होता है कि भाई मिल्क बॉटल, उनको दूध चाहिए होता है रात में, वो मिल्क बॉटल लगाए लगाए सो जाते हैं, तो डज दैट स्पॉइल द टीथ? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे हम डिस्कस करें, क्योंकि आजकल बॉटल फीडिंग इज वेरी कॉमन है ना, सबके लिए, बिकॉज मदर्स आर आल्सो वर्किंग, है ना। तो एंड रात में भी तो क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव हेल्प और सब कुछ, तो वो तो बॉटल फीडिंग इज ओके, बिकॉज अभी तो हमें करना ही है। और अभी जो नए बॉटल्स आ भी रहे हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स द फिजियोलॉजिकल जो उनका है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध में अगर हम ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे हैं दैट्स फाइन, दैट इज ओके। बट अगर हम नॉर्मल बाहर का दूध, फॉर्मूला, या हम गाय का या इसका दूध दे रहे हैं, किसी का भी बाहर दूध दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, चीनी मिला देते हैं, भूरा मिला देते हैं, या जो भी एक स्वीटनर, ताकि बच्चे उसको इजीली पी ले, तो वो हम वो यूज कर लेते हैं। बट उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद हमने उसको रात को दूध पिलाया और फिर हम वो बॉटल मुंह में रह गया, या बॉटल निकाल के बाहर कर दिया और आधा दूध मुंह में है, या थोड़े से रिमेन्स बच जाते हैं, वो रह गए और बच्चा सोता रह गया। तो आजकल क्लिनिक पे हमारे इतने केसेस आ रहे हैं फॉर द नर्सिंग बॉटल कैरीज। नर्सिंग बॉटल कैरीज जो होती हैं वो इसी से होती हैं, जो रात को हम बॉटल लगा करके छोड़ देते हैं, या हमने बॉटल निकाल दी और मुंह में दूध का रिमेन रह गया, है ना। और वो दैट कैरीज आर वेरी रैम्पेंट। उनको मतलब वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 रैम्पेंट मीन्स कि वो तुरंत सारे दांतों में लग जाएंगी। तो और किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लोग बोलते चॉकलेट खा रहे हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं, चॉकलेट खाते इसलिए हो रहा है, चॉकलेट खाते इसलिए। बट ये नहीं है कि वो जो दूध पिया है बचपन में उसका प्रॉब्लम हम अभी दिख रहा है। तो वो चीज हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है कि रात को अगर हम बच्चे को दूध, बॉटल में दूध दे भी रहे, पहली बात तो अवॉइड शुगर। ऐसा कुछ नहीं है कि शुगर अगर बच्चे को आप दे रहे हैं विदाउट, मेरे बच्चे ने पूरे टाइम बिना शुगर का, आज भी वो बिना शुगर के ही दूध पीता है ना। तो शुगर की जरूरत नहीं है। ये मिथ है कि लोगों को कि बच्चे को अगर हम दूध में शुगर मिला देंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से दूध पिएगा या ज्यादा दूध पिएगा या उसे ज्यादा टेस्टी लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो जो हम अगर हम दे रहे हैं, पहली बात तो दीजिए मत। अगर फिर भी आपका मन है तो फिर आप इतना थोड़ा सा कीजिए कि लास्ट में उस दूध की बोतल में थोड़ा सा पानी मिलाइए और वो भी बच्चे को दीजिए, ताकि उसकी ओरल कैविटी प्रॉपरली क्लीन हो जाए, ताकि उसके मुंह में कोई भी बचा हुआ दूध ना रहे। और तो किस एज में, या जब बच्चे के 2-3 टीथ आ जाते हैं, तब से हमें क्या ब्रश करवाना चाहिए बच्चों को? हाँ, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि हम छोटे से ही बच्चों को क्लीन करने लगते हैं, है ना। तो जब तक बच्चे खुद से इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारे कि हम क्या मतलब कैसे करना है, कैसे स्पिट करना है, कैसे ब्रश मूव करना है, तब तक तो आपको ही करना है ना। तो जैसे ही आपका फर्स्ट डेंटिशन आ रहा है, ओरल कैविटी उसके पहले क्लीन करनी है, और डेंटिशन पहले ही जैसे आ रहा है, यू स्टार्ट डूइंग ब्रश। हाँ जी, तो जितना जल्दी उतना अच्छा। और जैसे हम एडल्ट्स के लिए बोला जाता है कि डेंटिस्ट के पास आप 1 in 6 months जाइए, तो क्या बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है डेंटिस्ट को विजिट करना 1 in 6 months? यस, इसमें तो मैंने बोला जैसे जितना जल्दी उतना अच्छा। तो बच्चे अगर इनिशियली जाएंगे तो उनका प्रॉपर डेंटिशन ही प्रॉपर तरीके से आएगा। और जैसे मैंने बोला स्पेस मेंटेनर्स है, अगर मान लीजिए कोई नहीं हो पाता है तो डेंटिस्ट कैन गिव यू आर्टिफिशियल स्पेस मेंटेनर्स, दे आर नेचुरल स्पेस मेंटेनर्स। द
जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं वो नेचुरल स्पेस मेंटेनर्स हैं जो हमें भगवान ने दिए हैं। बट अगर वो नहीं है तो इन दैट केस हम आर्टिफिशियल स्पेस मेंटेनर्स और जो भी चीजें हम प्रॉपर उस डेंटिशियन को जो आ रहा है उसको हम प्रॉपरली अपनी जगह पे लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो तभी होगा जब आप उसको विजिट करेंगे, जब आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, या जब वो चेकअप करेगा उसे लगेगा कि नहीं हाँ हमें ये हम ऐसा कर सकते हैं या हमें ये ट्रीटमेंट हम इनको दे सकते हैं ताकि हमारे जो बाद में परमानेंट टीथ आए वो अच्छे हैं, वो हमारे। तो अगर क्योंकि ऑब्वियसली केरीज अगर डेंटिशियन आगे पीछे होता है या एक के ऊपर एक दांत आ गया तो केरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आपके दांत एकदम प्रॉपरली अलाइंड है ना, तो वो प्रॉपरली अलाइंड टूथ में केरीज होने के चांसेस भी आपके काफी कम हो जाते हैं। अब जैसे कि कोई एडल्ट है वो 1 in 6 month डेंटिस्ट को विजिट करता है, तो फिर डेंटिस्ट उस अपॉइंटमेंट में क्या क्या करते हैं? डेंटिस्ट बेसिकली उस अपॉइंटमेंट में सबसे पहले तो आपकी ओरल हाइजीन चेक करेंगे कि आप जो कर रहे हैं, जो आप अपना मेंटेनेंस है, अगर आप पहले विजिट कर चुके हैं तो उन्होंने अगर आपको कुछ बताया है कि आप इस सरफेस पे अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं तो आपने वो चीज फॉलो करी है कि नहीं करी है, तो वो देखेंगे। कहीं अगर मान लीजिए जब इनिशियल केरीज होती है, दैट इज नोन एज पिट्स एंड फिशर केरीज जो बोलते हैं, जिनको जो बहुत इनिशियल है उनको फिलअप कर देंगे। तो बहुत सारी चीजें आपका कहीं अगर कुछ भी स्टार्टिंग ही हो रही है ना तो वो वहीं पे ही क्योर हो जाएगी, उसको वो हम आरसीटी और जो बाकी जो बड़े प्रोसीजर्स हैं जो पेनफुल हैं हम उस तक जाने में, और हम इन सब चीजों को थोड़ा डिले कर सकते हैं, है ना। हमारा जैसे प्रॉपरली जब पेनफुल जितने भी प्रोसीजर्स हैं उस तक हम ना जाए, हम इनिशियली ही सारे जितने भी ट्रीटमेंट्स है वो अगर हम लेते रहेंगे तो आई थिंक बेटर हो जाएगा। फिर आपने बताया क्लीनिंग के बारे में, तो अगर अब जैसे कोई क्लीनिंग आपकी क्लीनिंग करवा कर जाता है या वो टूथ एक्सट्रैक्शन करवा कर जाता है तो उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आफ्टर दैट? हाँ, दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन जो लोग मतलब कॉमनली बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो पहले हम क्लीनिंग पे आते हैं, है ना। क्लीनिंग जैसे पेशेंट्स आते हैं तो जो पेशेंट्स बहुत सारा जिनका कैलकुलस है ना, बहुत सारा, तो जब हम क्लीन करते हैं तो वो हम गंदगी को निकालते हैं, या कैलकुलस एक सॉलिड गंदगी बोल सकते हैं जिसको सॉलिड फॉर्म में एक गंदगी है जो दांतों के बीच में, दांतों और मसूड़ों के बीच में है। तो जब हम उसको निकालते हैं तो वहां पे एक हल्का सा फॉर द टाइम बीइंग एक स्पेस क्रिएट होता है। और लोगों की क्या आदत हो जाती है, लोगों की क्या, कोई भी XYZ उसकी एक आदत हो जाएगी कि हम उसके बीच में ऐसे 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 जीभ लगाते रहेंगे, है ना। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ना। तो वो लोग करते रहते हैं और उसके बाद क्या होता है, फिर वो पुश करते हैं दांतों को, जो दांत क्लीन किए हुए हैं उससे वो पुश मिलता है और वो दांत लूज होते, फिर कहते हैं कि हमने सफाई कराई और दांत हमारे ढीले हो गए, है ना। और या जो उसके बाद का आफ्टर मेडिकेशन है, जैसे मान लीजिए हमने जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वही हमने अभी तक तो क्या था कि दांतों की जड़ों से सेंसिटिविटी होती है, दांतों की जड़ों में गंदगी जमा थी जिसने सेंसिटिविटी से हमें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। अब हमने गंदगी उसको हटाई है तो जो जड़ें हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। अब वो एक्सपोज फॉर थोड़े देर के लिए हुई है तो वो ठंडा गर्म लगेगा, तो लोगों को लगेगा हमने सफाई कराई और हमें ठंडा गर्म लगने लगा। बट थोड़े टाइम के लिए 2-4 दिन 5 दिन वो लगेगा। उसी के लिए हमें जैसे सेंसिटिविटी के हम टूथपेस्ट हो गया, कुल्ले करने की शीशी हो गई, और भी 2-3 मेडिकेशंस जो दिए जाते हैं वो उसको प्रॉपरली आपको 10-15-20 दिन प्रॉपरली उसको फॉलो करना। जैसे सॉल्ट वाटर भी कहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं हम, उस पे तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगी। बट हाँ, जो डॉक्टर आपके बेटरमेंट के लिए ही प्रिस्क्राइब करेगा डेंटिस्ट, वो आपको जो फॉलो करे, वो प्रॉपरली आपको फॉलो करना है। अगर आप प्रॉपरली उसको फॉलो करोगे, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए हम बाद में डेंटिस्ट को बोलते हैं, वो प्रॉब्लम आपको आएंगी ही नहीं अगर आप प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शंस जो वो देते हैं आप उनको फॉलो करते हैं। और जैसे कई बार होते हैं कि अब चाइल्डहुड में ही हमारे जो दांत होते हैं वो काफी टेढ़े मेढ़े और एक प्रॉपर लाइन नहीं होते हैं। मैं आई थिंक सफाई का बता पाई और एक्सट्रैक्शन का मैंने मिस किया, है ना। तो एक्सट्रैक्शन के बाद में लोग मतलब एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं ना तो नॉर्मल डेंटिस्ट आपको बताएंगे सारी चीजें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जस्ट फॉलो दैट।
गरम चीजें नहीं खानी है, 2 दिन तक कोई भी चीज बाहर नहीं थूकनी है ना, कोई भी चीज ठंडी चीजें खानी है, चाय दूध कॉफी कुछ भी लेते हैं वो सब ठंडा करके लेना है, कोई भी चीज गर्म नहीं है, ताकि हमारा जो खून निकला है वो प्रॉपर वहां पे वापस बंद हो सके और रहे। मुझे एक बार याद है, मैंने एक एक्सट्रैक्शन कराया था तो डॉक्टर ने कहा था अब सबसे पहले जाके आइसक्रीम खा लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ठंडा जो होता है ना वो ऑब्वियसली ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। और फिर जैसे हम बात कर रहे थे तो उसमें अगर दांत अलाइन नहीं होते हैं और टेढ़े मेढ़े होते हैं दांत, तो किसको ब्रेसेस, उनको ब्रेसेस लगवाने चाहिए? एक्चुअली ब्रेसेस का क्या है ना, ब्रेसेस तो जो अपना जो प्रोफेशनल्स हैं वो ही आपको बताएंगे, आपको प्रॉब्लम लगेगी आप यू गो टू योर जनरल डेंटिस्ट, जो आपके आसपास जो आप जिनको आप दिखाते हैं आप उनको जाइए दिखाइए, वो आपको बताएंगे आपका जो प्रॉब्लम है वो ब्रेसेस के थ्रू ठीक होगा या नहीं होगा, या उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमारी नॉर्मल बिना ब्रेसेस के भी ठीक हो जाती हैं, या नॉर्मल जो डेंटिस्ट है वो पूरी ब्रेसेस नहीं लगाने, कभी कभी आप नॉर्मल हाफ ब्रेसेस या जैसे बोलते हैं रिमूवेबल अप्लायंसेस होते हैं जिन्हें हम पहन सकते हैं निकाल सकते हैं, तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो उससे ठीक हो जाती हैं, अप्लायंसेस लगा करके ठीक हो जाती, तो वो सब आपको ना, आपका सिर्फ एक ही काम है, जस्ट गो टू योर डेंटिस्ट, आप डोंट सिट डोंट वेट, आप जाइए, वो आपको अच्छी सलाह। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हमारा जो स्कूल है एजुकेशन सिस्टम है, तो क्या वहाँ पे बच्चों को और ज्यादा बताना चाहिए डेंटल हाइजीन के बारे में, और स्कूल में कुछ एनुअल चेकअप वगैरह भी सब स्कूल्स में होना चाहिए? नहीं, अवेयरनेस तो एनी टाइम इट इज गुड, और अवेयरनेस अगर जितनी शुरू से जितने बचपन से जितने पहले से स्टार्ट हो जाए वो बहुत अच्छा है ना। तो स्कूल्स में तो एनुअल डेंटल चेकअप बहुत मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं तो स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, तो वो करना है उनको, अपने वाटर को प्रॉपर क्लीनिंग सिस्टम के थ्रू, जो स्कूल का पानी होता है जो वो प्रॉपर उनको गाइडलाइंस के थ्रू वो चेक करना बहुत जरूरी है। ये 2 चीजें बहुत मैंडेटरी हैं, और आजकल वैसे करते भी हैं, बट हाँ फिर भी बच्चों को बीच बीच में बताना कि हमें ब्रशिंग करनी है, हमें टंग क्लीनिंग करनी है, और हमें फ्लॉसिंग भी करनी है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स की बात को सुनते हैं। मेरा बेटा मेरी बात को कम सुनेगा, बट अपने टीचर्स की बात को ज्यादा कहेगी, नहीं मैम ने बोला है मुझे ये करना है, मैम ने बोला है मुझे 2 टाइम ब्रश करना ही करना है मम्मा, तो वो अपने टीचर्स को ज्यादा रिगार्ड्स करते हैं, तो इसलिए स्कूल की भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की ओरल हाइजीन पे ध्यान देना। सही बात है। और आपको ये मैसेज एज अ डेंटिस्ट आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आप जितना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, छोटी है बड़ी है वो बात की बात है, आप तुरंत जाएं अपने डेंटिस्ट के पास, आप उसको वेट नहीं करें कि हाँ वो प्रॉब्लम बाद में बहुत बड़ी बन जाए, जो आपके लिए पेन वाइज भी ज्यादा हो और पॉकेट वाइज भी ज्यादा हो, है ना। हो जाता है, अगर हम पहले जाएंगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल फिलिंग विल कॉस्ट लिटिल लेसर देन एन RCT, तो इट्स बेटर कि हम पहले उसी के थ्रू जाएं, तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाएं, कोई भी प्रॉब्लम है विजिट करना बहुत जरूरी है। जैसे बाकी दूसरे देशों में तो हमारे पास 6 मंथ्स का मैंडेटरी पीरियड होता है कि हमें दिखाना ही दिखाना है, बट यहाँ पे अभी वो चीज नहीं है, आएगी धीरे धीरे, तो लेकिन हमें खुद से भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत हद तक हमारी जो डेंटल प्रॉब्लम्स है उनको मतलब पुश बैक कर सकता है बहुत, कि वो बाद में आएंगी, या चीजों को थोड़ा नॉर्मल टाइम पे रोक सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुधा, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट हमारे व्यूअर्स को दी है। थैंक यू सो मच ऑन बीइंग ऑन माय शो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू, यू हैव बीन अ वंडरफुल होस्ट, थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आज के इस एपिसोड में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, कोई भी कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।